नमस्कार दोस्तों, इन्वारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट यूजीसी नेट जेआरएफ इन्वायरमेंटल साइंस एग्ज़ाम। आपका अगला एग्ज़ाम जो है जून 2023 में शेड्यूल है। तो जो बच्चे पहली बार इस एग्ज़ाम में जो है आप बैठेंगे, पहली बार अपीयर होंगे, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं। उन सभी क्वेश्चन का जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ही रहता है बच्चों का, कि कौन से बच्चे जो हैं वो अपना यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जो मास्टर डिग्री कर चुके हैं या मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में हैं, वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। फिर कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ? बिल्कुल आप बैठ सकते हो, बट आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने माइंड में रखना होगा कि जिस दिन भी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा यूजीसी नेट का, उस दिन से लेके 2 साल के अंदर विद इन 2 ईयर आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं, आप एग्ज़ाम में बैठो, आपने एग्ज़ाम दिया, आपका रिज़ल्ट आया और आप जो है आपका जेआरएफ क्लियर हो गया, तो जिस दिन आपका जेआरएफ क्लियर हुआ, जिस दिन आपका रिजल्ट आया, उस दिन से लेके विद इन 2 ईयर आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए हर हालत में। अदरवाइज जो है आप जो है डिसक्वालीफाइड हो जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर वाला बच्चा दे सकता है। बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि भाई मुझे जो है 2 साल के अंदर अंदर मास्टर डिग्री कंप्लीट करना है। कई बार जो ऐसी परिस्थिति बन जाती है, बच्चे का बैक आ गया, ठीक है, वो एक्सटेंड हो गया, एग्ज़ाम डिले हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो है फाइनल ईयर का बच्चा एग्ज़ाम दे। अगर डिले भी होगा, 6 महीने डिले भी होगा, तो भी उसके पास समय रहेगा। बट हाँ, कॉमनली जो है अगर सभी कुछ सामान्य स्थिति में चलता है तो फर्स्ट ईयर का बच्चा भी एग्ज़ाम दे सकता है और अपना विद इन 2 ईयर मास्टर डिग्री कंप्लीट हो ही जाना है। और जो है आपका अगर आपका जेआरएफ नेट क्लियर हो चुका है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है मिनिमम परसेंटेज कितना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका मिनिमम मास्टर डिग्री का परसेंटेज 55% होना चाहिए, 55%। अगर आप जो हैं अनरिजर्व कैटेगरी से नहीं हैं तो बाकी सभी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। 50% मार्क्स जो हैं आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखें तो 55 से अगर कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर जो है 50 रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो अगर आपका नंबर जो है 50% से कम है और आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो भी आप जो है एलिजिबल नहीं हैं। तो ये तो हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की, भाई मास्टर डिग्री चाहिए। कई बार बीएससी का बच्चा फ़ोन करता है, बीटेक का बच्चा फ़ोन करता है कि सर हमें कोचिंग ज्वाइन करनी है और जो है अभी से तैयारी शुरू कर लेंगे तो जल्दी ही निकाल लेंगे। तो हम उनको सीधा मना ही करते हैं कि बच्चे सबसे पहले आप अपना बीएससी कंप्लीट करो, बीटेक कंप्लीट करो, एटलीस्ट मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लो, उसके बाद में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं। आजकल बच्चे काफ़ी जागरूक हो गए हैं, तो जो है टारगेट जेआरएफ बैच हमारा ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड सेमेस्टर तक आराम से उनका जेआरएफ क्लियर हो जाता है। बट बीएससी का बच्चा जो है, बीएससी के बच्चे को हम यही बोलते हैं कि बीएससी के बच्चे को पहले बीएससी ही कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद में उसे क्या करना है, हो सकता है मन बदल जाए उसका, है ना। इसलिए बीएससी के बच्चे जो हैं उनको हम यही सलाह देते हैं, ये एडवाइस देते हैं कि अभी आप जो है लग के अपना अच्छे नंबर से बीएससी या बीटेक कंप्लीट करो। अब बात ये आती है कि सर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम इन्वायरमेंट साइंस से नहीं हैं, तो क्या हम यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस दे सकते हैं? तो जो क्लियरली मेंशन्ड है गाइडलाइन में वो है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो यूजीसी नेट के लिए जो लिस्ट बनाई गई है उसमें नहीं है तो आप जो है रिलेटेड सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हो। तो बॉटनी वाला बच्चा, बायोटेक्नोलॉजी वाला बच्चा, एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड बच्चा, है ना, वो सभी स्टूडेंट दे सकते हैं, है ना। वो सभी स्टूडेंट जो रिलेटेड सब्जेक्ट से हैं इन्वायरमेंट साइंस के, वो सभी दे सकते हैं। बॉटनी वाला दे सकता है, माइक्रोबायोलॉजी वाला बच्चा पूछता है, बिल्कुल दे सकता है। आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला स्टूडेंट
बोलता है, बिल्कुल दे सकता है। रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है, तो जो भी इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस हैं, लाइफ साइंस की, एग्रीकल्चर की, वो सभी स्टूडेंट जो हैं यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस दे सकते हैं, अगर उनका सब्जेक्ट जो है यूजीसी के जो सब्जेक्ट लिस्ट है, जितने सब्जेक्ट में यूजीसी नेट कंडक्ट कराता है, अगर उनमें उनका सब्जेक्ट नहीं है तो वो अपने से रिलेटेड सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज हैं वो सभी जो हैं दे सकते हैं। जैसे मरीन बायोलॉजी के बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, आपके एग्रीकल्चर से बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम देते हैं। इवन हमारे पास में तो बहुत बड़ा परसेंटेज नॉन इन्वायरमेंट साइंस के बच्चों का होता है, जिनका मोटिव जीआरएफ क्लियर करने का होता है, ठीक है। हमारे पास में बहुत स्ट्रेंथ ऐसा ही आता है जो इन्वायरमेंट साइंस का नहीं है, क्योंकि उनको जीआरएफ क्लियर करना होता है। और आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारा जो टारगेट जीआरएफ बैच है उसका उद्देश्य ही जीआरएफ का है। तो एलएस तो उनका हो ही जाता है ना, एलएस तो वो कर ही लेते हैं, बट जब उनको जीआरएफ के बारे में वो सोचते हैं तो फिर जो है वो इन्वायरो अकेडमी ज्वाइन करते हैं। तो हमारे पास में जो बच्चा है वो इन्वायरमेंट साइंस का जो बच्चा है उससे एक बहुत बड़ा रेशो जो है इन्वायरमेंट साइंस से हटके है, ठीक है। एग्रीकल्चर के बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, मरीन बायोलॉजी के बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, आपके बायोटेक्नोलॉजी का बच्चा ज्वाइन करता है, माइक्रोबायोलॉजी के बच्चे ज्वाइन करते हैं, बॉटनी का बच्चा, जिसको ये है कि भाई हाँ मुझे जो है जेआरएफ ही क्लियर करना है, जिसका क्योंकि इन्वायरो अकेडमी ज्वाइन ही वो करता है जिसका मोटिव जेआरएफ का होता है। तो रिलेटेड सब्जेक्ट जो है जितने भी हैं वो अपना एलिजिबल हैं, वो दे सकते हैं। फिर बात आती है कि सर यूजीसी नेट और आपका यूजीसी नेट जेआरएफ, इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखिए, अगर आप यूजीसी नेट एलएस की बात करते हैं, है ना, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, तो आप जो है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा करता है जब आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली क्वालिफाई करते हैं। और जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ बोथ के लिए क्वालिफाई होते हैं तो आपको फेलोशिप मिलता है। जीआरएफ में जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है रिसर्च करने के लिए 5 साल के लिए। ये इसका क्या क्राइटेरिया है, इस पर अलग से वीडियो जो है बनाएंगे। अभी के लिए डिफरेंस समझिए आप। अगर आपका मोटिव जो है केवल असिस्टेंट सॉरी प्रोफेसर बनने का है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली के लिए जो है फॉर्म फिल करोगे। अगर आपको फेलोशिप भी चाहिए, हालांकि एज क्राइटेरिया भी है जिसके बारे में बात करेंगे, बट अगर आपका मोटिव क्या है, आपको फेलोशिप चाहिए या जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होना है, पहले चीज़ तो ये चीज़ आ जाती है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि हमारे पास में बहुत सारे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेशनल लोग जो है ज्वाइन करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, और उनको चाहिए कि भाई हमारा नेट नहीं है और हमें नेट चाहिए, उनका इंक्रीमेंट रुका हुआ है, अगर वो नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनका सैलरी हाइक हो जाएगा। हर साल जो है 10 से 15 ऐसे जो हैं या लोग ऐसे जो हैं आप हमारे पास में आते हैं कैंडिडेट जो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं बट उनको नेट चाहिए, है ना। वो लेक्चरर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनको जो है अपना सैलरी हाइक कराना है, प्रमोशन चाहिए, उसके लिए नेट की ज़रूरत है। तो प्रोफेसर जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर वो भी जो है अपना इसको देते हैं, या जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका बेसिक क्राइटेरिया यही है कि आपके पास में नेट की डिग्री होनी चाहिए, नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए मास्टर डिग्री के साथ में। पहले पीएचडी कंपलसरी कर दिया गया था, फिर उसको हटा दिया गया, फिर से जो है नेट का ये हो गया कि आपकी मास्टर डिग्री के साथ में आपके पास में नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेट प्लस मास्टर डिग्री जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि
बोथ के लिए, यानी कि जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए अप्लाई करना है, या केवल असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली के लिए। कई बार ये हो जाता है कि बच्चे जल्दी जल्दी में जो है फॉर्म फिल कर देते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, जबकि वो फेलोशिप चाहते हैं, मोटिव उनका फेलोशिप का ही है। बट अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली सिलेक्ट किया है तो अगर आपका मेरिट भी क्रॉस कर जाएगा ना जेआरएफ का के लिए, अगर आप मान लो आपने जेआरएफ का मेरिट क्वालिफाई कर दिया बट आपने फॉर्म भरते समय, फॉर्म फिल करते समय असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली सिलेक्ट किया था, तो भी आपको जेआरएफ अवार्ड नहीं मिलेगा। 3 से 4 इंसिडेंट जो हैं अभी तक हमने से देख लिए। बच्चा जो है पूरा अच्छे से पढ़ रहा होता है 6 महीने से, और जब फॉर्म भरता है तो गलत सेलेक्ट कर देता है, फिर उसका मेरिट भी क्लियर हो जाता है, फिर उसका फ़ोन आता है कि सर अब क्या करें, तो संभव नहीं है उसके बाद में। इसीलिए जब भी फॉर्म फिल करेंगे, अगर जेआरएफ चाहिए तो जेआरएफ के लिए सिलेक्ट करेंगे बच्चे जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। अगर आपको केवल असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना होता है, बोथ के लिए सिलेक्ट करना है, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली के लिए सिलेक्ट करना है। तो ध्यान से आप सिलेक्ट करेंगे जो भी आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, जैसे अभी हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बताया, वो प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और जिनका जेआरएफ क्लियर होगा वो जो है रिसर्च कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है पीएचडी में एडमिशन वो ले सकते हैं। जिन लोगों का कुछ कई बार बच्चे जो है केवल प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा भी मैंने जो है कई बार देखा है। फिर बच्चों को समझाना पड़ता है कि भैया आपने ये प्रोजेक्ट तो ज्वाइन कर लिया, साथ में पीएचडी भी तो हो जाएगी, है ना। तो या कोई वो प्रोजेक्ट पहले ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। और कई बार तो बच्चे ऐसा कर लेते हैं कि अपना किसी लैब को ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पे केवल रिसर्च कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती है, बट हम ये कहेंगे कि आप जो है अच्छे इंस्टीट्यूट में जो है फुल टाइम पीएचडी अपना ज्वाइन करें और वहाँ पे रिसर्च करें, तो ज़्यादा बेहतर है कि बिना पीएचडी के रिसर्च वर्क में आप इंगेज हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब आपको जेआरएफ का अवार्ड मिल जाएगा तो उसके बिहाफ पे आप जो है पीएचडी में एडमिशन जो है लेके अपना रिसर्च कर सकते हैं। जो बच्चा पहले से पीएचडी कर रहा है ना, उसको भी जो है जिस दिन से उसका जेआरएफ अवार्ड आ जाएगा उस दिन से फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जेआरएफ अवार्ड आएगा, उसको सबमिट करेगा, उसको जो है फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो सॉरी, इस तरीके से आप देखें तो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, इसमें आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो जिस दिन से आपका जो है जेआरएफ अवार्ड आएगा उस दिन से आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट होगा। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी तक लिया नहीं है, तो जिस दिन आपका मान लीजिए आपका जेआरएफ पहले क्लियर हो चुका है और जो है आप 6 महीने बाद जो है अपना पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, तो 6 मंथ के बाद ही आपको फेलोशिप का आपका काउंट होगा। उस दिन से काउंट नहीं होगा जिस दिन से वो क्लियर हुआ है, जिस दिन से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उस दिन से वो आपका काउंट होगा। अगर पहले से पीएचडी कर रहे हैं तो जिस दिन आपका जेआरएफ अवार्ड आ जाएगा उस दिन से काउंट होगा, ठीक है बच्चों। तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर मैं तो पीएचडी फर्स्ट ईयर कर चुका हूँ, क्या मेरे को जेआरएफ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए भैया, है ना। आप देखिए 5 साल का फेलोशिप है और पीएचडी में कम से कम 5-6 साल लगते ही हैं, है ना। इतना टाइम तो लग ही जाता है, एवरेज तो 5 साल तो सभी बच्चों को लग ही जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो 4 में भी 4.5 में कर लेते हैं, बट 5 साल तो हम मान के चलते ही, इसलिए फेलोशिप का जो अवधि है वो भी 5 साल ही है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी हैं, इवन थर्ड ईयर में कई बार बच्चे कर लेते हैं, या जब भी हो जाए, जितना भी फेलोशिप मिले उतना बेहतर है। और इसके मार्क्स भी तो हैं अलग से, है ना। तो ये कभी मत सोचना
कि भाई मैं तो अब पीएचडी के 2 साल कंप्लीट हो गए, अब मैं जेआरएफ का क्या करूँगा। फ़ायदा है। ठीक है बच्चों, एज की अगर हम बात करते हैं तो जेआरएफ के लिए मिनिमम एज जो है आपका एमएससी का अगर हम देखें, ठीक है, तो मिनिमम एज का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। एमएससी का एक बच्चा 22 साल का 20 साल का तो एटलीस्ट एमएससी में होता ही है। मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है। कई बार बच्चे मिनिमम एज पे बात करते हैं कि सर मिनिमम कितनी एज है ना। भैया मिनिमम एज में तो यही चीज़ है ना कि आप एमएससी के बच्चे होने चाहिए, एमएससी के स्टूडेंट होने चाहिए। आपका मास्टर जो है, या तो आप एमएससी के स्टूडेंट हैं या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं, एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं, तो मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, एक बच्चे का फ़ोन आया था कि सर मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे कम एज में जो क्वालिफाई कर ले जेआरएफ वो बनना चाहता हूँ। बीएससी का बच्चा था। तो मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया है आप मास्टर डिग्री में होने चाहिए, मास्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए, मैक्सिमम का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो अगर आपका भी ये ड्रीम है कि मिनिमम एज में मैं जो है जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या है कि आपका मास्टर डिग्री अगर मिनिमम एज में कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आप जो है ये ड्रीम फुलफ़िल कर सकते हो कि अपना मिनिमम एज में आप जेआरएफ कर लो। मैक्सिमम एज 30 ईयर है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। जेआरएफ की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर है। और ये जो काउंट होगा वो होगा जिस मंथ में आपका एग्ज़ाम है उसके फर्स्ट डेट से। जिस मंथ में आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए जून में आपका एग्ज़ाम है, तो जून के फर्स्ट डे से ये काउंट होगा। और आपकी एज उस दिन जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। इसके अलावा रिजर्व्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए, ठीक है, एससी के लिए, एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, थर्ड जेंडर के लिए और वुमन कैंडिडेट जो हैं उन सभी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। कई बार जो है यहाँ पे भी बच्चे को डाउट आ जाता है कि सर सभी वुमेन, देखो भाई अगर इन्होंने कहा कि आपका जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30 साल है, तो वो अलग से मेंशन क्यों कर रहे हैं? अलग से मेंशन इसलिए तो कर रहे हैं, वुमन तो वुमन है, चाहे वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हो चाहे वो रिजर्व्ड कैटेगरी की हो। इन्होंने अलग से मेंशन इसीलिए किया है कि भाई जो है आपका एंड टू वुमन है ना। इसका मतलब ये है कि वुमेन्स को 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर और वुमन कैंडिडेट को 5 साल का छूट है। इसके अलावा अगर आप रिसर्च करते हैं अपने सब्जेक्ट में मिनिमम 5 साल के लिए, तो भी आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और ये जो आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस जो है ये मास्टर डिग्री कंप्लीट होने में वाला काउंट नहीं होगा कि जो ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो है आप वो कर रहे हैं। ठीक है, डिग्री कंप्लीट करने के लिए वो रिसर्च एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो देखें तो आपको जो है रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास में उसका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए कि भाई हमने जो है ये रिसर्च किया है। ठीक है, और उसको जो है फिर आप रिलैक्सेशन के लिए लगाएंगे। अगर देखें तो सिंपल सी चीज़ है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो है 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जितनी भी कैटेगरी हैं, जितनी भी जिनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है उसका पूरा लिस्ट दिया होता है। इस बार भी जब ये बुलेटिन रिलीज़ होगा ये भी जो है ध्यान से हम पढ़ेंगे, उसमें क्या 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 कोई बदलाव है ना, ये हमेशा पढ़ना चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी दे सकता है। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं मैम सर ज्वाइन करते हैं हमें, जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, उनका उद्देश्य केवल जो है अपना एलएस करने का होता है कि भैया हमें नेट क्वालिफाई हो जाए हमारा। ठीक है, तो 55 साल के एज में, 50 साल की एज में भी काफ़ी लोग हैं जो है हमें देखने को मिलते हैं। हर साल दो तीन
ऐसे 55 की एज के लोग जो ज्वाइन करते हैं और लगभग 15-20 लोग जो हैं, ठीक है, ये आपका ओवरऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर वो ज्वाइन करते हैं, है ना। तो 55 के आसपास भी लोग कोशिश करते हैं कि उनका जो है 55 के आसपास अबव 50 की उनका LS हो जाए, क्योंकि उनका इंक्रीमेंट बहुत सारी चीज़ें जो हैं जुड़ी होती हैं। तो अपर एज कोई लिमिट नहीं है UGC नेट अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमने मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो है डिस्कस किए। फिर भी कोई क्वेश्चन आपका माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा और जो है डिटेल में आपको GRF के बारे में बताएंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं बोल रहे हैं कि सर ब्रॉडकास्ट लिस्ट फिर से एक्टिव करो, हमें ज्वाइन करना है, हमें पता नहीं चलता आपके कोर्स के बारे में। जैसा इस बार कोर्स लॉन्च किया, बहुत सारे बच्चे बाद में फ़ोन कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर सारा सीट फुल हो गया, पता नहीं चला। या फिर जो है करंट अफेयर अपडेट्स वगैरह हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में देते रहते हैं। बहुत ही सिक्योर और सेफ मेथड है जिसमें आप इन्वायरो अकेडमी से जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, हमें व्हाट्सअप करना है आपका नाम और ईमेल ID 7696180020। हालांकि जो बच्चा GRF की तैयारी करता है सभी को इन्वायरो अकेडमी का नंबर पता है, बट जो एक दो नया बच्चा जो है वीडियो देख रहा है शायद उसको ना पता हो, तो इस नंबर पे आप अपना नाम और ईमेल ID लिख के रिक्वेस्ट कर अपना डाल देंगे कि सर हमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करा लीजिए। तो हम जो है जैसे ही अपडेट करेंगे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको ऐड कर लेंगे। उसमें आपको जो है हम अपडेट्स देते रहते हैं, अपने कोर्स के बारे में बताते रहते हैं, जैसे कोई लॉन्च करते हैं, करंट अफेयर वगैरह देते रहते हैं, जॉब अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो इन्वायरमेंट साइंस के मेजरली जितनी भी रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऑलमोस्ट जो है सभी बच्चे एसोसिएटेड होते हैं हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से। वो सेफ़ है, सिक्योर है, किसी को किसी का नंबर पता नहीं चलता है, ठीक है। आपको मैसेज करना है तो हम तक पहुंचता है। कोई आपके इस तरीके से ओपन ग्रुप जो होते हैं उनमें लोग आपका नंबर चुरा लेते हैं ओपनली, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाए। तो ओपन सोर्स हम नहीं रखते हैं, सिंपली एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएंगे। ये व्हाट्सअप का एक फीचर है, जिसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट का भी नहीं पता वो थोड़ा सर्च कर लेगा। उसमें जो है बच्चों को ऐड कर लिया जाता है, फिर हम उनको अपडेट करते रहते हैं। कई साल से जो है यही हम प्रोसीजर कर रहे हैं, जिससे कि जो बहुत सारे बच्चे जो सेफली चाहते हैं कि भाई हमारा नंबर ओपन ग्रुप में ना जाए, है ना, लोग हमें अननेसेसरी के मैसेज ना करें, अननेसेसरी के मैसेज ना आएँ, तो उन सभी को साइड में रखते हुए ब्रॉडकास्ट लिस्ट ही हम यूज़ करते हैं। एंड कई हज़ार बच्चे एसोसिएटेड हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से इन्वायरो अकेडमी से। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। सिंपली आपको अपना नाम और ईमेल ID लिख के हमें जो है व्हाट्सअप कर देना है, हम आपको ऐड कर लेंगे बच्चों, ठीक है। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत सारी वीडियोस जो हैं धीरे धीरे भविष्य में आएंगी जो और ज़्यादा क्लियरिटी आपको देंगी एग्ज़ाम के बारे में। स्कोर अच्छा कैसे करें, NTA ने किस तरीके से एक पैटर्न चेंज किया है, आजकल जो है क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, है ना, पूरा पैटर्न बदल गया है। हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बदल जाते हैं, कौन कौन सी ऐसी नई चीज़ें जो हैं आ रही हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, उन सभी पे डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर हमारा हमने यहाँ पे दे दिया है। इसके अलावा जो है आप गूगल करेंगे तो भी हमारा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बट यही कहेंगे, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है जो जून के लिए पेपर दे रहे हैं, है ना बच्चों। और एक सीक्वेंस में पढ़िए और एटलीस्ट GRF क्लियर कीजिए। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपके लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि पहला चरण GRF होना चाहिए आपका। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर बच्चों।